लास्ट वीडियो में हमने कंपेरेटिव कॉमन साइज को समझा था, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में समझा था कि कौन से क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकते हैं, और अकाउंटिंग रेशियो के फर्स्ट 2 टाइप के रेशियो हमने देखे थे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स व्हाट, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम समझते हैं एक्टिविटी टाइप के रेशियो में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी रेशियोज के और नाम भी क्या होते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो और टर्नओवर रेशियो। इससे कंपनी के की पर्सनल्स की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, कंपनी कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, मीन्स व्हाट, कंपनी के मैनेजमेंट कितने अच्छे से काम चला रहा है। ये सारे टर्नओवर रेशियो आप देखेंगे, सारे रेशियो में टर्नओवर ही लिखा हुआ है। देन फर्स्ट रेशियो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हम समझते हैं क्या है। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यह रेशियो क्या शो करता है कि कंपनी कितने फास्ट अपने गुड्स को रोटेट कर लेती है। ध्यान दें, क्या शो करता है, कितने फास्ट गुड्स को रोटेट करिए, मतलब साल भर में कितनी बार माल बेच लिया जाता है। ये जितना हाई होगा, जितना ये रेशियो हाई होगा, इवन ये रेशियो नहीं, टर्नओवर के सारे रेशियो जितने हाई होंगे उतने अच्छे माने जाएंगे, लो होना बुरा माना जाएगा। अब यदि टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स आया, इसे हम टाइम्स में कहते हैं, 3:1 ना कहते हुए क्या कहेंगे यहाँ पे, 3 टाइम्स से। 3 टाइम्स मीन्स व्हाट, 3 बार माल बेच लिया। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, पर यदि बहुत ज़्यादा हो जाए, 20 टाइम्स आ जाए, इट मीन्स व्हाट, कंपनी के पास पोटेंशियल है पर कंपनी का स्टॉक कम है। ज़्यादा हाई होना ये शो करेगा कंपनी स्टॉक को कम मेंटेन करके चल रही है, जिससे आगे जाके कंपनी के टर्नओवर में दिक्कत आ सकती है। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, और यदि ग्रॉस लॉस है तो उसे प्लस कर देंगे, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तीनों चीजें ट्रेडिंग के डेबिट में आती है तो ये प्लस हुई, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है वो माइनस हो गई। देन एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को 2 से डिवाइड करेंगे। देन ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस क्या है, कंपनी इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। हाई इन्वेंट्री रेशियो शो ओवर ट्रेडिंग, मतलब इट में रिजल्ट इन वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज, और लो टर्नओवर रेशियो मीन्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। हाई मीन्स व्हाट, कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं करके चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई है तो। लो है तो कंपनी अपने गुड्स को सही तरीके से रोटेट नहीं कर पा रही। ध्यान दें, जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट भी होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी हाई आता है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स व्हाट, डेटर्स प्लस बीआर, डेटर्स प्लस बीआर ऐड करेंगे तो क्या आएंगे, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएंगे, ओपनिंग के डेटर्स में हम ओपनिंग के डेटर्स और बीआर में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग के डेटर्स और बीआर ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से निकलेगा, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स टर्न माइनस करेंगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट होकर आएगा। इस रेशियो से क्या चेक करते हैं, इस रेशियो से चेक होता है कंपनी टाइम पे, कंपनी कितने टाइम पे या कितनी जल्दी अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। रेशियो हाई होगा तो कंपनी टाइम पे पैसा रिकवर कर पा रही है, रेशियो लो है तो कंपनी टाइम पे पैसा रिकवर नहीं कर पा रही है। इस रेशियो को टाइम्स में भी निकालते हैं और साथ में ये रेशियो डेज या मंथ में भी निकलता है। अब जब इस रेशियो को यदि मंथ या डेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 मंथ होते हैं तो 12 को अपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। मीन्स व्हाट, यदि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स आया तो 12 डिवाइड बाय 3 मीन्स व्हाट, कंपनी 4 मंथ में अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करती है। अब यदि कंपनी का क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का ही है और 4 मंथ में आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, कंपनी की कलेक्शन पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कंपनी टाइम पे डेटर से पैसा कलेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। लो टर्नओवर रेशियो में बेड डेट्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाई टर्नओवर रेशियो अच्छा होता है, पर हाई टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हुए, इट मीन्स व्हाट, कंपनी अपने डेटर्स को या यूँ कहें क्रेडिट सेल के लिए ज़्यादा पेमेंट करने के लिए डिलेज नहीं देती है, पैसा टाइम पर रिकवर कर पा रही है, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात कही जाएगी। देन ट्रेड पेएबल रेशियो, जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल है वैसे ही ट्रेड पेएबल है। ये कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज अगेन ओपनिंग के क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल में क्लोजिंग के क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज ट्रेड पेएबल आएंगे। यहाँ पर ये रेशियो, यदि ये रेशियो कौन चेक करता है, ये रेशियो चेक करते हैं क्रेडिटर्स कि क्या वो गुड्स क्रेडिट में बेचेंगे तो उन्हें टाइम पे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
यदि ये रेशियो लो है, इट मीन्स व्हाट, क्रेडिटर्स आपको माल बेचने में हिचकिचाएंगे क्योंकि आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये रेशियो हाई है, इट मीन्स व्हाट, कंपनी अपने क्रेडिटर्स को जो गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं उन्हें टाइम पे पेमेंट कर पा रही है। तो जैसे मैंने कहा ही था, सारे टर्नओवर रेशियो जितने हाई होते हैं उतने अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पर भी एक निकलता है एवरेज पेमेंट पीरियड। कैसे? मंथ या डेज लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे एवरेज ट्रेड पेएबल्स में, जैसा अपन ने ऊपर करा था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। यदि हमारा टर्नओवर रेशियो 3 है तो 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आया, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में कंपनी पेमेंट कर रही है। अब यदि कोई क्रेडिटर आपको 4 मंथ में पेमेंट लेने के लिए राजी होगा तो ही वो आपको गुड सोल्ड आउट करेगा, अदरवाइज गुड सोल्ड आउट नहीं करेगा। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं हो तो हम इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल हम जानते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। अगेन हाई रेशियो मीन्स व्हाट, कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रही है। और बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स व्हाट, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। और यदि जैसा मैंने अभी बच्चों के प्रोजेक्ट चेक करें, यदि आपका करंट रेशियो 1:1 से कम है, करंट रेशियो 1:1 से कम है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आएगी। और वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आने में इट मीन्स व्हाट, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो रेशियो तो बहुत हाई होगा पर कंपनी के पास कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, जिससे कंपनी को अपने ऑपरेशंस में दिक्कत आ सकती है। क्या शो करा? हाई रेशियो शो इफेक्शिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, लो रेशियो इनएफिशिएंट यूज शो करता है। ये रेशियो नया ऐड हुआ है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो या नॉन करंट असेट। ध्यान दे, फिक्स असेट मीन्स व्हाट, यहाँ पर नॉन करंट असेट कही गई है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय फिक्स असेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स व्हाट, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स टर्न। फिक्सेड, यहाँ पर फिक्सेड कहा गया है नेट। नेट का मतलब क्या है? आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये रेशियो हाई आएगा, इट मीन्स व्हाट, कंपनी अपनी फिक्स असेट से ज़्यादा अच्छे तरीके से गुड्स को सोल्ड आउट कर पा रही है। फिक्स असेट का इफिशिएंट यूज है। और यदि नहीं है, हाई रेशियो मीन्स इफिशिएंट यूज ऑफ फिक्सेड, लो रेशियो मीन्स व्हाट, इनएफिशिएंट यूज ऑफ फिक्सेड। सेम इस तरह नेट असेट टर्नओवर रेशियो, कई बार बच्चे नेट असेट से कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पर लिखा फिक्स असेट नेट, ये नेट डेप्रिसिएशन के लिए कहा गया है। और ये नेट असेट कुछ अलग चीज होती है। नेट असेट मीन्स व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर नेट असेट का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इस साल बच्चों के प्रोजेक्ट चेक करने में दिखा कि ये रेशियो बहुत लो आया। इट मीन्स व्हाट, ये क्या शो करता है? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर आप कितने टाइम्स टर्नओवर कर रहे हो। जितना इन्वेस्ट किया है उस पर कितना टाइम्स का आपका टर्नओवर आ रहा है। हाई रेशियो होगा मीन्स व्हाट, कंपनी अपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम इन फर्स्ट 4 रेशियो में डिवाइड करेंगे सेल्स से, और लास्ट रेशियो में हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से या इन्वेस्टमेंट से। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितना हाई होगा उतना अच्छा है, लो होना बुरा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता क्यों है? सेलिंग प्राइस हाई हो, कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट हो, या कॉस्ट प्राइस गिर जाए और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहे, या दोनों से हो सकता है। और इसका उल्टा होगा तो बुरा रहेगा। जितना ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इट मीन्स व्हाट, कंपनी ज़्यादा बेटर तरीके से प्रोडक्शन कर रही है, खर्चा कम कर रही है और अर्निंग ज़्यादा है कंपनी की। देन ऑपरेटिंग रेशियो, ध्यान दें, ऑपरेटिंग रेशियो से समझ में नहीं आता ऑपरेटिंग रेशियो किसका है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो है। ध्यान देना, ये किसका है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट, ज़्यादा बेटर वर्ड है, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं कहें, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स व्हाट, बिजनेस को रन करने में कितने एक्सपेंसेस की नीड होती है। इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या एसेट बेच के होने वाली लॉस पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज में होने वाले एक्सपेंसेस पे हम फोकस करेंगे। इन दोनों को ऐड करके अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन 200 अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन ये रेशियो लो होना अच्छा है। अभी तक के सारे रेशियो हाई होना अच्छे थे, पर ये रेशियो लो होना अच्छा है। क्यों लो होना अच्छा है? क्योंकि ये एक्सपेंसेस का रेशियो है, तो एक्सपेंसेस जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा, ज़्यादा होना बुरा रहेगा। अब यहाँ पर एक बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। इट मीन्स व्हाट,
ऑपरेटिंग रेशियो के परसेंटेज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के परसेंटेज को एडअप करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 100% आंसर आएगा। दोनों मिला के 100 रहेंगे। यदि आपका 80% ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% होगा। यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% है तो ऑपरेटिंग रेशियो 85% रहेगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? नेट प्रॉफिट मीन्स व्हाट? ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर और इनकम्स को एडजस्ट करने के बाद सारे एक्सपेंसेस, चाहे बिजनेस करके हो या ना हो, जैसे लॉस बाय फायर हुआ, असेट बेच के प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट है या लॉस है, पर नेट प्रॉफिट में सब चीज को एडजस्ट कर लेंगे। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। यदि नॉन ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा, और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस ज्यादा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो से हाई रहेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा, 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस करो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका आ जाएगा। ये रेशियो जितना हाई होगा हम कहेंगे उतनी ज़्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, लो होना बुरा माना जाएगा। देन नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो मीन्स व्हाट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान दें, किससे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कैलकुलेट करेंगे, इनटू 100 अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर ईच एंड एवरी एक्सपेंस, जैसे मैंने कहा, ईच एंड एवरी एक्सपेंस को माइनस करने के बाद का, और चाहे किसी भी तरह की इनकम है उन्हें प्लस करने के बाद के प्रॉफिट को निकाला जाता है, और यही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ध्यान दें, यह ही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस करके कितना कमाया, और नेट प्रॉफिट मीन्स व्हाट? एक्चुअली आपने अर्न कितना किया, चाहे किसी भी तरीके से अर्न किया हो। इन चारों ही फॉर्मूले में कॉमन चीज क्या है? नेट सेल्स। यहाँ पर भी नेट सेल्स से आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप नेट सेल्स से डिवाइड कर रहे हैं। इसके पहले वाले रेशियो में भी आपने किससे डिवाइड करा था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स से ही डिवाइड करा था। तो यहाँ पर हम चारों, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, ऑपरेटिंग रेशियो हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, ऑपरेटिंग रेशियो हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो, या नेट प्रॉफिट रेशियो हो, हम इन चारों ही रेशियो में हम क्या करेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे। पर लास्ट रेशियो हम किससे डिवाइड करेंगे? लास्ट रेशियो में हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो देखिए हमारा लास्ट रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ध्यान दें, यह वह सेम प्रॉफिट है जो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लिखते हैं। वहां हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। पर दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे, क्योंकि डिविडेंड तो और बाद में माइनस होता है, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? डेट प्लस इक्विटी। अब ये वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट भी ऐड करते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट ऐड कर लिया हमने। टैक्स निकालने के पहले ही हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट को भी अपन ने पहले प्लस कर दिया। डिविडेंड क्या होता है? ऑनर के लिए पैसा होता है, तो उसे भी हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट जो आप चीज और जो आप प्रोजेक्ट में बनाते हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ते हैं। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन्स व्हाट? फंड्स को अरेंज करने का काम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है। असेट, नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, और बाकी सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स व्हाट? बिजनेस को रेगुलर रूटीन में चलाने में जो एक्सपेंडिचर होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसकी डेफिनेशन क्या कही? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। क्या कहा गया? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना हो। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, तो ध्यान दें, 2 तरह की कंपनी होती है, फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी। हम जितनी भी कंपनीज को जानते हैं वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती है। तो गुड्स को बेच के या सर्विसेज दे के जो कमाए वो, रॉयल्टी फीस कमीशन से जो कमाए, जो नॉर्मली हमारी कमाई होती है, डेटर से पैसा आना, ये सब क्या होगा? आप इनफ्लो होंगे। देन गुड्स परचेस करा, उसका पेमेंट करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, हमारे एक्सपेंसेस पे करना, ये सब क्या होंगे? आपके पेमेंट से। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। हमारे रेगुलर रूटीन एक्टिविटी में जो भी सारे कामकाज होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। पर यदि फाइनेंस कंपनी की बात करें तो फाइनेंस कंपनी के लिए कुछ अलग बात हो जाती है। ये क्या करते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स से परचेसिंग सेलिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेस सेल करते हैं। तो उनके लिए इस तरह की एक्टिविटी से जो अर्निंग होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी।
जैसे जो भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स परचेस करे उसका पेमेंट करा, ऑपरेटिंग में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करा, ऑपरेटिंग में जाएगा। देन रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो बेचने के लिए रखी है, डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ और सैलरी कमीशन बोनस तो सबके लिए ही ऑपरेटिंग रहता है। तो यहाँ पर खासतौर पर दो चीज़ें, इंटरेस्ट का पेमेंट और इंटरेस्ट और डिविडेंड की रिसिप्ट, ये दोनों ऑपरेटिंग कही गई है। फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये दोनों आइटम ऑपरेटिंग है, पर नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये दोनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं होती है। इन दोनों पे ध्यान दें, इंटरेस्ट का पेमेंट और इंटरेस्ट का रिसिप्ट। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉर्मली देखा जाए तो सिर्फ 3 तरह की आइटम आती है। जो भी हम असेट परचेस करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस करें या उनको सोल्ड आउट कर दें, कोई सी भी एसेट खरीदना और कोई सी भी एसेट बेचना, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा, सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा। और इससे होने वाली इनकम, कैसे इनकम हो सकती है? रेंट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है यदि आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है यदि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। कई बार एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछता है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड किस तरह की एक्टिविटी है, तो स्टूडेंट बोल देता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते समय आप इसे माइनस जरूर करते हैं, पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होती है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करते हो, पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होती है। ऐसे ही इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, भले ही आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसे ऐड कर रहे हो, पर यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, हम वहाँ पर उसको कैंसिल कर रहे होते हैं। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ 3 तरह की आइटम आती है। फंड्स अरेंज करना, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, लोन लिया, शेयर या डिबेंचर इशू करें तो पैसा आएगा, इनफ्लो है। इन्हीं का रिपेमेंट कर दिया तो पैसा आउटफ्लो है। और इनको यदि हमने कोई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करा तो ये भी आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 टाइप की आइटम आती है। इन्वेस्टिंग में असेट परचेस करना, नॉन करंट असेट या इन्वेस्टमेंट परचेस करना आउटफ्लो, सेल करना इनफ्लो, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनफ्लो, ये इन्वेस्टिंग में होगा। फाइनेंसिंग में लोन लेना, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, शेयर इश्यू करना, देन उनका रिपेमेंट कर देना, आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करना भी आउटफ्लो होगा। जिनसे कुछ कैश फ्लो नहीं होता है तो ध्यान दें, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम है, तो इनसे ना तो इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। ऐसे ही परचेज सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनसे भी कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा। एक और आइटम आता है बोनस शेयर इशू करना, बोनस शेयर इशू करने पे भी कोई इनफ्लो नहीं होगा, कोई आउटफ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन पूछते हैं किस किस आइटम से इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, ना सिर्फ एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछते हैं, इवन फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं किन किन से इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। देन एक और आइटम जिससे कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, हमने असेट परचेस करी और उस असेट परचेस करने के पेमेंट में हमने शेयर या डिबेंचर इशू करे तो उससे भी कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा। जैसे ने कहा नॉन कैश ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस किस आइटम को लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके लिए डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कैश फ्लो के बारे में जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।